इन्होंने कंप्लीट कर लिया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और स्टार्ट भी कर दिया था 1919, है ना। इसमें कुछ बातें बताई गई थी कि 1909 के अधिनियम के तहत जो भारतीयों के अंदर जो अवेयरनेस और जागरूकता जो थी वो काफ़ी बढ़ जाने के कारण से 10 साल के बाद में नया एक्ट लाया गया। लेकिन चूंकि इसके पहले के अधिनियमों में भारतीयों में एकता की जो भावना थी, साक्षरता जो थी भारतीयों में, राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद से काफ़ी प्रखरता से आगे बढ़ चुकी थी और इसको ख़त्म करने का अंग्रेज़ों का भरसक प्रयास था कि कैसे कुछ किया जाए कि ये समाप्त हो जाए। उसी क्रम में इन्होंने 1909 का अधिनियम लाते हैं, पार्लियामेंट में सुधार लाते हैं और उस सुधार में कुछ सुधार तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ बंटवारे की बीज भी बोने का प्रयास करते हैं कि हिंदू मुस्लिम या और जो भी कम्युनिटी, जो संप्रदाय यहाँ पे रहते हैं भारत में, उनके मध्य में कुछ वैमनस्यता लाई जाए। तो सबसे आसान उनको जो लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या में अल्पसंख्यकों में मुस्लिम भाइयों की संख्या सबसे ज़्यादा रहती है, तो सबसे आसान स्थिति ये बनती है कि उनको बांटना थोड़ा आसान था। वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के भी लोग थे, उसमें से कुछ एक जो नेता, जैसे मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था, उसके जो कर्ता धर्ता लोग थे, वो उनकी महत्वाकांक्षा भी काफ़ी प्रबल थी, लेकिन चूंकि वो अल्प संख्या में थे, कम संख्या में थे, वो हिंदुओं पे अपना आधिपत्य वर्चस्व नहीं, लोकतांत्रिक कंट्रीज़ में अगर लोकतंत्रीय व्यवस्था, जहाँ चूँकि आप संसदीय व्यवस्था देख रहे हैं, तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि लोकतंत्र की बड़ी महती भूमिका होती है। तो लोकतंत्र में महती भूमिका होने के कारण चूँकि मुस्लिम भाइयों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व एक्सेप्ट कर सकें। तो बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व जब उनके पास नहीं था तो वो अंग्रेज इसको जानते थे कि मतलब ये हो तो नहीं पाएगा, लेकिन ये है कि बंटने के में काम में बहुत जरूर आ जाएगा। तो बंटने का कार्य उन्होंने वहाँ पे ही शुरू किया। जैसे अभी आज के दौर में देखिए चुनाव में जहाँ हो रहा है, जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक आबादी में रहते हैं, हर वो राज्य हमारा लगभग ऑलमोस्ट सारे राज्य जो हैं जहाँ पे हिंदू क्या हैं, बहुसंख्यक हैं, है ना। बाकी और कोई भी कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में अल्पसंख्यक ही है, संख्या उनकी कम है। तो आज भी क्या होता है कि लोग अपना जब चुनाव होता है तो उसमें अपने जाति धर्म का, अपने संप्रदाय का उल्लेख करते हैं बड़ी तेज़ी से, प्रखरता के साथ में। तो आज जब हो रहा है, जैसे बंगाल के चुनाव में आप देख ही रहे होंगे उसको, तो आज जो हो रहा है तो वो आगे के दौर में भी लगभग 100 साल, 125 साल पहले में ये निश्चित तौर से ये बात रही होगी, है ना। तो वो एक मतलब आधार बना और 1919 का जो अधिनियम आया तो उसमें तो कई सारी खाइयाँ बांट दी गई, ईसाइयों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई, सिखों के लिए भी कर दी गई, है ना। तो ये व्यवस्था कर दी गई थी। तो कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने नोट भी किया था, आगे के पॉइंट नोट करते हैं। इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें की गई हैं। यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था की नींव भी आपको दिखाई देगी। केंद्रीय विधानमंडल जो है आपका, यानी केंद्रीय जो व्यवस्था होगी, यहाँ पर आपको विधान परिषद और यानी कि इसको राज्य परिषद कहेंगे, राज्य परिषद और विधानसभा दो का गठन किया जाएगा। केंद्रीय कार्यकारिणी में जो लोग मैंने कल बात आप लोगों से की थी कि लोकसभा आज का जो स्वरूप और राज्यसभा का जो स्वरूप दिखता है, यह स्वरूप 1919 के अधिनियम से ही प्रेरित है और आगे चल करके इसके स्वरूप में और प्रखरता आएगी और निखार आएगा 1935 के अधिनियम में, इसके बाद के क्रम में। तो कुछ यहाँ के तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करेंगे, फिर एक एक को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो नोट करते हैं थोड़ा सा। संभवतः इसमें ये बातें हो चुकी थी कि इसमें एक्ट में क्या क्या बातें थी, है ना। तो बातों के बारे में लिखिए, इसमें क्या क्या प्रावधान क्या क्या किए गए थे। तो प्रावधानों के क्रम में ये देखिए कि पहली चीज़ तो ये कर दी गई थी कि जो भारत सचिव थे, भारत सचिव यानी भारत मंत्री, उनको जो धन मुहैया कराए जाते थे वो किस अधिनियम के तहत दिए जाते थे। भारत सचिव को किस एक्ट के तहत भारतीय राजस्व से उनकी सैलरी निर्धारित किया जाता है, कोई बता पाएगा किस एक्ट के तहत? तो ये जान लें कि किस एक्ट के तहत वो आए थे यहाँ पर, मतलब सचिव का पद कब लाया गया था? 58 के बाद से ही आया, 58 से ही आया आपका पद, तो इसके बाद से ही रहा होगा। तो यहाँ पर जो व्यवस्था लगाई जा रही है, आपको पिछले पॉइंट्स को आप देखते नहीं हैं। कल भी मैंने आपसे कहा था, मेरी एक आदत है कि मैं पिछली चीज़ें जरूर पूछता हूँ, मेंशन करता ज़रूर हूँ, तो आप लोग उसमें सहभागी बने रहें।
क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक तो पढ़ाया नहीं जाता, बहुत थोड़े थोड़े पॉइंट्स पढ़ाए वाला आप लोग कवर कर रहे हैं, तो उसको भी अच्छे से तैयार कम से कम करते रहें, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया जाएगा, इसमें कि जो ब्रिटिश राजस्व है इसका जो सचिव का जो खर्चा है वो ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा, न कि भारतीय राजस्व से प्रदान किया जाएगा। तो पढ़ लिखिए पहले। इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव का खर्च भारत के राजस्व से न देकर ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। भारत सचिव के जो खर्च हैं या सैलरी है उनको जो देने का पहले जो प्रावधान था भारतीय राजस्व से दिया जाता था, अब वो कहाँ से दिया जाने लगा, ब्रिटिश राजस्व से उनको खर्च दिया। यानी कि जो भारत के राजस्व का खर्च पड़ता था वो कहीं ना कहीं कुछ कम हुआ, ठीक है, ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ है किसी चीज़ में हुई कि जो भारत परिषद में मेंबर्स की संख्या कितनी थी, वही पहले 15 थी ना, उसको परिषद में कहाँ सदस्यों की संख्या घटी बढ़ी, वहाँ तो 15 सदस्य थे और उनकी संख्या क्या कर दी जाती है, इसमें से कम कर दी जाती है, कम से कम 8 और अधिकतम 12 संख्या कर दी जाती है। देखिए इसी अधिनियम के माध्यम से भारत परिषद के सदस्यों की संख्या, भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12 निश्चित की गई या निर्धारित की गई। निश्चित या निर्धारित की गई। इसी अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया, या शब्द का प्रयोग किया गया। ये बड़ी चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित कर दी गई है ना, कि इसमें उत्तरदायी आप जवाबदेही होंगे। कैसे, जैसे जो भी मंत्री आपने देखा, इसके पहले में देखा कि जो मंत्री होता था वो अपने क्षेत्र का अपने कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, उत्तरदायी होता था, जवाब उसकी भी बनती थी। ये पॉइंट इसमें निर्धारित की गई। आगे के पॉइंट्स में नोट करिए। भारत सचिव की सहायता के लिए सर्वप्रथम या पहली बार भारत सचिव की सहायता के लिए पहली बार या सर्वप्रथम हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। तथा या पैराग्राफ, चूंकि देखिए इसमें क्या है ना कि जो ये अधिनियम है, ये अधिनियम अपने आप में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल है। हमें क्या करना है कि इस अधिनियम में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गई वो हमारे पास दिमाग में होनी चाहिए। तो इसमें हर चीज़ के बारे में लिखने का प्रयास किया। जैसे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की पहली बार शुरुआत यहाँ की गई, महिलाओं को पहली बार यहाँ मतलब मतदान में भाग लेने का हकदार बनाया गया। ऐसे बहुत सारे सुधार इसमें किए गए। तो वही पॉइंट आपको लिखना है। पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। तथा महिलाओं को मताधिकार, पहली बार मताधिकार दिया गया। जब महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया तो इसका मतलब इसके पहले मताधिकार नहीं था उनको, महिलाओं को मताधिकार दिया गया।
प्रदान किया गया इस एक्ट के द्वारा। आगे के पॉइंट में क्या है, इसी अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका या विधायिका स्थापित की गई। देखिए केंद्र में क्या कह रहा है, द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई, यानी कि विधायिका मतलब क्या होता है, जो विधि निर्माण वाली इकाई। तो द्विसदनीय विधि निर्माण वाली इकाई एस्टेब्लिश की गई। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, आज की डेट में भी क्या है, हमारी विधायिका जो है द्विसदनीय है ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो कुछ ऐसे कानून हैं जो कि राज्यसभा ही पारित कर सकती है, और ऑलमोस्ट 99% जो कानून जो लोकसभा से ही जाते हैं राज्यसभा की तरफ। लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जो कि राज्यसभा की स्वीकृति से ही लोकसभा में आते हैं। जैसे कोई एक बताइए। हाँ, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, वेरी गुड। हाँ, धन विधेयक राज्यसभा में जाता है। कहाँ से आए हैं आप? यूपीएससी से ही हैं कि कहीं और से हैं? ये तो आप तो गलती से भी नहीं कर सकते। लोकसभा जो आपकी है, ये धन विधेयक के लिए तो ये अप्रूव्ड है। इसके अलावा कहीं और कसम खा लीजिए कि आप लोकसभा में कहीं आ ही नहीं सकता है। और ये लोकसभा में आने से पहले यही एक ऐसा विधेयक है, दो ही ऐसे विधेयक हैं जो कि किसी भी सदन में आने से पहले, और किसी भी सदन क्या मतलब लोकसभा में ही दो विधेयक के बारे में जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो दो लोकसभा में ही आते हैं आपके। और उसके पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति मस्ट होती है। जैसे धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति पहले ली जाती है, ठीक है। और उसके बाद में राज्यों के बंटवारे, जैसे राज्यों का नाम बदलना है, सीमा बदलनी, बंटवारा करना है, तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की स्वीकृति पहले लेनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद से ही आप उसको कर सकते हैं। तो बहरहाल इसमें चलिए, तो यहाँ पर बात हो रही है कि मैं बात कर रहा था केंद्रीय जो विधायिका है या दो सदनीय पहली बार बनाई गई 1919, ठीक है। यही जो बात कल मैं कर रहा था ना, इसी के संदर्भ में मैं कल चर्चा कर रहा था। चलिए अभी आगे देखेंगे। तो द्विसदनीय जब बनाई गई तो एक बनाई जाएगी क्या है, राज्य परिषद, और दूसरी विधानसभा। क्या होगी? मैं भूल रहा हूँ आपको, राज्य परिषद और विधानसभा। इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका जो मुखिया होगा वो क्या होगा, गवर्नर जनरल। जैसे राष्ट्रपति महोदय हमारे होते हैं ना, तो राष्ट्रपति महोदय वही समझ लीजिए गवर्नर जनरल। वो गवर्नर जनरल होंगे। एक तो राज्य परिषद होगी, और जो कि मतलब कुछ विशेष कामों के लिए निर्धारित की जाएगी। और फिर यहाँ पे विधानसभा के मतलब विधानसभा होगी, यहाँ पर जो है जनता के द्वारा जो चुन करके लोग आएंगे, इसके बारे में। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर इस वाले पॉइंट में तो सिर्फ इतने महत्वपूर्ण है कि जो केंद्रीय विधानसभा है, एक तरह से केंद्रीय जो सदन है हमारा, केंद्र का सदन, जैसे हमारे केंद्र में सदन है ना, ये केंद्रीय संसद अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या लोकसभा राज्यसभा है। उसी तरह से केंद्रीय संसद के बारे में वहाँ बात करेंगे तो उसके स्ट्रक्चर दो हुए। लेकिन जो व्यवस्था लाई गई DIRC की, द्वैध शासन की जो व्यवस्था लाई गई वह प्रांतों में सबसे पहले 1919 के अधिनियम में लाई गई। तो आगे के टॉपिक में मिलेगा, लेकिन अभी यहाँ का महत्वपूर्ण ये था कि जो यहाँ पर जो सदन है, ठीक है, जो विधायिका वाला सदन है, ये दो सदनियाँ बनाई गई यहाँ पर। आगे भी मिल रहा है आपको, लेकिन उसमें भी तो क्या क्या विधायिका स्थापित की गई, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद द्विसदनीय बनाई गई। नंबर 1 राज्य परिषद, ऐसे स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं एक तरह, जैसे मैंने यहाँ बनाया राज्य परिषद, और दूसरा आपका होगा विधानसभा।
वर्तमान स्वरूप में इसे देखेंगे तो इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता था, उच्च सदन ये था, और ये क्या था, निम्न सदन। अगर आज की डेट में देखिए इसे कंपेरिजन करें तो ये एज ए लोकसभा और ये क्या है, राज्यसभा। मतलब ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे इसको कहा जाता था निम्न सदन और इसको कहा जाता था उच्च सदन। अब इसमें क्या क्या खासियत बातें थी, इनके सदस्यों की संख्या देखिए, केंद्रीय विधानमंडल की जो सदस्य यहाँ पर देख रहे हैं ना, केंद्रीय विधानमंडल जो आपका केंद्रीय विधानमंडल के बारे में है, तो केंद्र की विधानमंडल में जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, याद रखिए 60, प्रांतों में कितनी 50, छोटे प्रांतों में 30, ठीक है, यही थी ना। तो यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 60 सदस्य हो जाएंगे। कार्यकाल इनका हो जाएगा 5 वर्ष, क्या होगा 5 वर्ष के लिए कार्यकाल इनका हो जाएगा। इसी तरह से निम्न सदन के बारे में जब देखेंगे आप तो देखिए यहाँ पर आपको जो संख्या मिलेगी 145 सदस्य मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी कहती है 144 सदस्य, ठीक है। एनसीईआरटी जो कहती है वो आप एनसीईआरटी में 144 मिलेंगे, ठीक है, जिनमें से 104 सदस्य निर्वाचित होते थे, 104 सदस्य निर्वाचित और बाकी 44 जो बचते थे 40 बचेंगे आपके, तो कितने बचेंगे आपके, क्या होंगे, नामांकित, ये नामांकित ये संख्या थी। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था, 3 वर्ष। और इसमें जो 60 में से 34 जो है निर्वाचित होते थे और बाकी जो बचते थे 34 में से बाकी कितने बचे, 26, ये नामांकित होते थे, नामांकित किए जाते थे और ये निर्वाचित होते थे। ये चलिए आपकी केंद्रीय विधान परिषद की स्थिति, विधान परिषद, ठीक है, या विधानमंडल कह सकते हैं आप इसको, केंद्रीय विधानमंडल की व्यवस्था होती है, ठीक है। यानी कि आप ये देखेंगे ये केंद्रीय विधानमंडल हो गया, इसके अलावा क्या होगा, ये तो पहली व्यवस्था आपकी केंद्र हो गई, देखो ये पहली व्यवस्था हो गई केंद्र, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, प्रांत, प्रांतों में व्यवस्था कुछ की जाएगी, प्रांतों की संरचना में देखेंगे, उसकी संरचना में क्या किया गया है वो देखेंगे आगे टॉपिक पे, और इस टॉपिक को थोड़ा सा नोट करते हैं, फिर इसके बारे में आगे चलते हैं। देखिए इसमें केंद्रीय विधानमंडल के बारे में, केंद्रीय विधान परिषद का स्थान, केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद, केंद्रीय विधान परिषद का स्थान, ये स्ट्रक्चर भी आप लोग बनाएंगे, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर को डिटेल लिखी जा रही है यहाँ पे। केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद इन ब्रैकेट उच्च सदन तथा विधानसभा इन ब्रैकेट निम्न सदन, इन ब्रैकेट निम्न सदन वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया, जिसमें ले लिया, जिसमें राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या, राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिनमें से 34 निर्वाचित तथा 26
नामांकित किए जाते थे। तथा उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य होते थे। ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं 144 एनसीईआरटी के बेस के आधार पर होते थे, जिनमें से 104 सदस्य निर्वाचित तथा 40 सदस्य नामांकित किए जाते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। दोनों सदनों की शक्तियां लगभग समान थी। किंतु बजट पर स्वीकृति करने का अधिकार विधानसभा को था। जैसा कि आज भी देखते हैं आप लोकसभा बजट पे करते हैं, तो आज भी हम लोगों का अधिकार विधानसभा को था। ठीक है, ये चीज तो आपने देखी गई। ये तो केंद्रीय विधानमंडल के बारे में बताया गया, यानी ये केंद्रीय विधानमंडल है, ध्यान से समझिएगा। यानी गवर्नर जनरल या वायसराय की परिषद के माध्यम से ये संरचना बन रही है, जो सेंट्रल में बैठी हुई है, केंद्र। अब इसी अधिनियम में क्या होगा, राज्यों में अब व्यवस्था लाई जाएगी कि राज्यों में कुछ व्यवस्था की जाएगी। तो राज्यों में कौन होगा, यहाँ पर तो क्या था, अगर बैठा हुआ था, इनका सारे का जो चीफ होगा वो कौन होगा, वायसराय होगा, है ना। वायसराय के माध्यम से संरचना भारत के अंदर है, ठीक है। तो ये वायसराय के अंडर होकर के इस सारी सभाओं का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, वायसराय होगा, ठीक है। अब यहाँ प्रांतों में जब चले जाएंगे तो इसमें कौन होगा, गवर्नर होगा। अब गवर्नर यहाँ पर दो परिषदों का दो चीज़ों का गठन करेगा, मतलब एक तरह से कहिए जो प्रांतों के, देखिए यहाँ पर जो है प्रांतों के जो अधिकार दिए गए हैं, है ना। जैसे कि प्रत्येक जो प्रांत थे, यानी कि मद्रास जैसे है, मुंबई जैसे है, ये प्रांत है, यहाँ पे गवर्नर नियुक्त हैं। और वायसराय जो है वो टोटल ओवरऑल भारत को देख रहे हैं ना, भारत के हैं वो। तो भारत जो केंद्रीय कार्यकारिणी है, तो वहाँ वायसराय केंद्रीय कार्यकारिणी में अपने आप को देख रहे हैं। लेकिन अगर राज्य में चले आए, मान लो इसी को मुंबई या मद्रास को एक स्टेट मान लीजिए, कोई प्रांत मान लेंगे, तो वहाँ पर कोई गवर्नर होंगे, ठीक है। तो गवर्नर जब होंगे वहाँ के, तो गवर्नर की परिषद होगी, और गवर्नर क्या करेंगे फिर यहाँ पर, गवर्नर प्रांतों में एक तरह से कहिए, प्रांतों की संरचना ये की गई कि वहाँ शक्तियों का बंटवारा किया गया। वहाँ पर क्या किया गया, शक्तियाँ का वहाँ पर रिजर्व विषय यानी कि आरक्षित और अनारक्षित विषय दो बनाए गए। आरक्षित विषयों में उन चीज़ों को रखा गया कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, महत्वपूर्ण, जैसे राजस्व हो गया, है ना, वित्त की बात हो गई, है, सुरक्षा हो गई, यानी कि पुलिसिंग जो है, सैनिक वगैरह की जो बातें हैं, राजस्व वगैरह लगाने की बातें हैं, ये सारी चीज़ें जो हो गई वो क्या रिजर्व वाले विषय में हो गए।
और अनारक्षित वाले विषय जो थे उसमें जो लोकहित के जितने भी विषय थे उसको रखा गया, उन्हीं पर ही भारतीयों की राय ली जाती थी। यहाँ पर देखेंगे आप ये संरचना दो दिख रही है, एक तो आपको दिख रहा है यहाँ केंद्रीय व्यवस्था है और दूसरा प्रांतों में आप चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक तो ये व्यवस्था और दूसरी ये व्यवस्था, यानी कि मतलब यहाँ प्रांतों में क्या गवर्नर महोदय हैं और यहाँ पर क्या वायसराय महोदय हैं। तो ये क्या हो गई कि और ये सब पूरी संरचना कहाँ पे है, भारतीयों के लिए है। तो भारतीयों पर प्रशासन की इकाई जो हो रही है वो कहाँ दो तरह से दिख रही है आपको, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है प्रांतों में, यहाँ पर पूरा सेंट्रलाइज नहीं देखना है, यहाँ पर कोई राज्य नहीं देखना है। तो एक तो गवर्नर अपनी परिषद के साथ कुछ कामों को करेगा और दूसरा गवर्नर जो है भारतीय जो निर्वाचित होकर के मेंबर आएंगे उनके साथ कुछ विषयों को देखेगा। तो यही प्रशासन की इकाई जो धुरी है वो दो क्षेत्रों में बटी रहती है, यही डायआरसी व्यवस्था कहलाएगी। आगे भी और बताएंगे डिटेल, इसको पहले इतना नोट करें, थोड़ा समझ में आएगा आपको भी आगे और भी अच्छे से। 1909 के एक्ट में की मुख्य विशेषता, 1919 के एक्ट की मुख्य विशेषता के एक्ट की मुख्य विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना थी, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना थी। इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया, इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग किया गया। केंद्रीय प्रांतीय यानी प्रांतों के लिए विषय अलग निर्धारित किए गए, ठीक है। और यहाँ पर केंद्रीय विषय तभी हो रहा है केंद्र के विषय और प्रांत के विषय, प्रांतों के विषय में गवर्नर परिषद के साथ देख रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं, इसमें से आरक्षित और अनारक्षित चीजें यहीं से आपको सुरक्षित होंगी। इसके लिए केंद्र और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया। इसके पश्चात प्रांतीय विषयों को